गया। विशेषतः मुहम्मद बिन तुगलक के समय राजस्व वसूली का काम भी ठेकेदारी पर दिया जाने लगा। फसल खराब होने पर भूमि राजस्व में छूट भी दी जाती थी। मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को कृषि ऋण दिया गया, जिसे सोनधर तकाबी ऋण कहा जाता है। सिंचाई। कुएं सिंचाई के मुख्य साधन थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने कुओं की खुदाई के लिए ऋण प्रदान किए थे। कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी इस काल में विकसित हुई, जिसे गियर प्रणाली कहते हैं। यह साकिया के नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी में नहर सिंचाई विकसित हुई। संभवतः मध्य एशिया के प्रभाव से इसका विकास हुआ। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने कई नहरें निर्मित कराई। उसने यमुना नदी से राजवाह और उल्गू खानी नामक नहर निकलवाई। उसने सतलज नदी से फिरोज शाही नामक नहर निकलवाई। उसने एक नहर घग्गर नदी से और दूसरी काली नदी से निकलवाई। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर प्रारंभ किया। उसके द्वारा लगाया गया सिंचाई कर हक-ए-सर्व के नाम से जाना जाता था और वह कुल उपज का 10% होता था। सल्तनत काल में रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती थी। इब्न बतूता ने दिल्ली के आसपास दोनों प्रकार के फसलों की चर्चा की है। ठकरेफरू ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक अधिकारी था, 25 प्रकार के फसलों के नाम गिनाए हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि उसने नील और पोस्ता की चर्चा नहीं की है। 14वीं और 15वीं सदी में पहली बार मलबरी रेशम कीट पालन प्रारंभ हुआ। इस काल में कलम लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। कृषि संबंध उस समय किसानों को भूमि पर स्वामित्व नहीं था। भूमि की अधिकता थी, इसलिए भूमि स्वामित्व के प्रति अधिक सजगता नहीं थी। सबसे छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। धनी किसान के वर्ग में खूट, मुकद्दम और चौधरी आते थे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर राजा, रनका और रावत होते थे। इन्होंने प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों का कड़ा विरोध किया। तुर्कों के द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण। पहला, चरखा। यह 13वीं से 14वीं सदी में लाया गया। 1350 ईस्वी की कृति फुतुह उस सलातीन में इसकी चर्चा की गई है। करघा। मिफ्ताह उल फुजाला में करघा का चित्र मिलता है। चूना और गारा का प्रयोग और कागज व जिल्द साजी का विकास। स्थापत्य में मेहराब का प्रयोग व वैज्ञानिक रूप से बने हुए गुंबदों का प्रयोग। रकाब, नाल और बारूद का प्रयोग। कलई का प्रयोग। आसवन विधि का विकास। नाविकों के द्वारा कुतुब नुमा का प्रयोग। वाणिज्य, व्यापार और नगर। इरफान हबीब दिल्ली सल्तनत काल को तृतीय नगरीकरण की शुरुआत का काल मानते हैं। वे मानते हैं कि इस काल में एक शहरी क्रांति हुई। वस्तुतः मुसलमानों की जनसंख्या कम थी और वे मुख्यतः इक्ता के मुख्यालय और राजधानी में बसने लगे। राजा के महल के आसपास ही सैनिक शिविर भी स्थापित किए जाने लगे। दूसरे सल्तनत काल की भू राजस्व नीति ने प्रेरित व्यापार को जन्म दिया। इस काल में विलासिता के क्षेत्र में रेशम के कपड़ों का उत्पादन शुरू हुआ। ईरान से कालीन बनाने की कला आई। कागज और जिल्दसाजी की पद्धति भी विकसित हुई। व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिला। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के अधीन 70,000 कारीगर काम करते थे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नगरों का विकास हुआ। इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर मानता है। पूरब में करा और लखनौती, उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पश्चिम में अनहिलवाड़ा और कैम्बे महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुए।
बंगाल और गुजरात के नगर अच्छे किस्म के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात के कैम्बे सूती वस्त्र सोना और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव कच्चे रेशम एवं महीन सूती वस्त्र मलमल के लिए प्रसिद्ध था। भारत उत्तम श्रेणी का वस्त्र अतलस, शीशे का सामान और घोड़े पश्चिम एशिया से मंगवाता था। चीन से कच्चे रेशम एवं चीनी मिट्टी के बर्तन मंगवाए जाते थे। सल्तनत कालीन ग्रंथों में कारवानी या नायक और मुल्तानी व्यापारियों की चर्चा मिलती है। कारवानी अनाज के व्यापारी थे और मुल्तानी व्यापारी दूरस्थ व्यापार से जुड़े हुए थे। व्यापार में दलालों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बर्नी ने दलालों को बाजार का स्वामी हाकिमान बाजार कहा है। फिरोज तुगलक ने दलालों पर लगाए जाने वाला कर दलालात ए बजाराहा समाप्त कर दिया। सराफ नामक व्यापारी मुद्रा विनिमय एवं हुंडी से जुड़े हुए थे। मुद्रा व्यवस्था सल्तनत काल से पूर्व शुद्ध चांदी की कमी थी। गोरी शासकों ने चांदी युक्त तांबे के सिक्के जारी किए। सिक्के पर देवी लक्ष्मी, बैल तथा घुड़सवारों की आकृति बनाई जाती थी। शासकों का नाम नागरी लिपि में लिखा जाता था। इन सिक्कों को देहली वाला कहा जाता था। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया। उसने सोने और चांदी के टंके और तांबे के जीतल जारी किए। उस समय सोने और चांदी का अनुपात 1:10 तथा सल्तनत के टकसालों द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के निर्मित किए जाते थे: सोना, चांदी और बिलन चांदी व तांबे का मिश्रण। बर्नी ने 2 अन्य सिक्के डांग और दिरहम की चर्चा की है। एक चांदी का टंका 48 जीतल 192 डांग 490 दिरम या दिरहम। देवगिरी की विजय से पूर्व बंगाल द्वारा सोना और चांदी प्रेषित किया जाता था। 13वीं शताब्दी के दौरान सिक्के की ढलाई का यही स्रोत था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चांदी की मुद्राएं प्रमुख होती थी। गयासुद्दीन तुगलक के काल में सोने एवं बिलन की तुलना में चांदी के सिक्के कम मिलते हैं और फिरोज तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त हो गए। 15वीं शताब्दी में बिलन सिक्के ही प्रभावी रहे, क्योंकि लोदी शासकों के द्वारा अन्य सिक्के नहीं जारी किए गए। सल्तनत कालीन शब्दावली: अबवात, अतिरिक्त कर, सिजदा, सलाम करने का ईरानी तरीका। इसमें व्यक्ति को घुटनों के बल झुककर अपने मस्तक से भूमि को छूना पड़ता था। उलेमा, आलिम शब्द का बहुवचन। इस्लाम धर्म के विद्वान जो अपने दृष्टिकोण में परंपरावादी थे तथा व्याख्याता थे। इक्ता, किसी भूमि भाग या गांव के लगा का अनुदान। पटवारी, स्थानीय कागजात को संभालने वाला कर्मचारी। वजीर, सुल्तान का सलाहकार, मुख्यमंत्री। बलाहार, अत्यंत छोटा कृषक। बिस्वा, 1 बिघपे का 1/20वां भाग। भूमि माप की इकाई। बाकी अगले पाठ में।